चलिए एक बार फिर आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। पहले भी प्लान आपके साथ एक रखे थे कि सप्ताह में 2 दिन कम से कम हम लोग इसको कर पाए, ठीक ना। इस वीक में एक दिन आपको पढ़ा चुके हैं, आज दूसरा दिन है, ठीक है। हालांकि मेरा कोशिश होगा सैटरडे और संडे भी एक दिन और कम से कम क्लास ले, ठीक है। ऐसे आगे हम लोग सप्ताह में 2 दिन अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। देखिए जिस तरह से हम लोग 10 यूनिट में करंट अफेयर्स को बांट के रखे हैं और बार बार आपसे दोहरा रहे हैं कि मेरा आपके साथ ये रहेगा, दिसंबर मंथ से हम लोग शुरू किए हैं। दिसंबर मंथ के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में जो भी सब सामान्य जानकारी करंट अफेयर्स के लिए जो भी चीजें आ रही हैं, प्रकाशित हो रही है, उन सबको हम लोग कवर करते चले। तो मेरा मानना है कि आप 3-4 महीना भी इस तरह से अगर सब चीज कवर करते हैं वीकली भी, तो फिर करंट अफेयर्स में कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं बचेगा, ठीक है। खासकर मुख्य परीक्षा के लिए तो बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल आधार आपको मिल जाएगा। और प्रीलिम्स में भी किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो कोई प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने नहीं पढ़ रखा है। रिवीजन में रहेंगे तो सही भी करेंगे, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन भी करंट अफेयर्स करेंगे तो हम साल भर तैयार रहेंगे, ठीक है। इस दृष्टिकोण से हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए 10 यूनिट में बांट रखे हैं, पहले भी आपको पता है। करंट अफेयर्स जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, वो 10 यूनिट में हम लोगों ने बांट रखा है। आज हम अर्थव्यवस्था से शुरू करेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था का जो हमारा पार्ट है, आर्थिक गतिविधि का जो पार्ट है, वहां से हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आर्थिक गतिविधि वाले में आप पहुंच जाएंगे अपने कॉपी पे। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग का यूनिट है, मुख्य परीक्षा और पीटी सबके दृष्टिकोण से एनर्जी का, ऊर्जा का, ठीक है। खासकर अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा यूनिट है जहां प्रत्येक साल एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी उससे संबंधित क्वेश्चन और विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए आज हम लोग इसमें देखेंगे विद्युत उत्पादन को, जो पीटी के पर्पज से है। इसी में कुछ डेटा हम लोग डिस्कस कर लेंगे मुख्य परीक्षा के लिए भी, कि विद्युत उत्पादन में क्या स्थिति है हमारे देश की। तो पहले तो हम जानेंगे पीटी के पर्पज से सीधा सा प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन में विश्व में अगर हम लोग देखें, वैश्विक स्थिति अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, तो सबसे अधिक जो विश्व में उत्पादन है वो अमेरिका के पास है। विद्युत उत्पादन विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे, अमेरिका 1 नंबर पे चलता है, 2 नंबर पे चीन है और 3 नंबर पे हम लोग भारत है, ठीक है। तो पहला तो एक्चुअल जानकारी आपके पास निकल के आया कि विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में क्या है, तीसरा है। हमारी कुल जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है, विद्युत उत्पादन की क्षमता कुछ होगी हमारी, तो हम लोग की क्षमता को देखेंगे 417.668, 417.668, ठीक है। 417.668 मेरा गीगावाट, इतने गीगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता भारत की है, ठीक है। गीगावाट में डेटा आपके पास है, 417.668 गीगावाट विद्युत उत्पादन भारत में होता है। तो 2 तरह के प्रश्न भी सामने निकल गए आपके पास, ठीक है। कि विश्व में विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से हम लोग देखें भारत तीसरे स्थान पे चलता है, ठीक। अब हम लोग आएंगे कि विद्युत उत्पादन जो हमारे यहाँ है उसमें क्या डिवीजन है, उसका क्या वर्ग है, किन क्षेत्र से हमें कितना विद्युत मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीपीएससी पीटी, यूपीएससी पीटी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बार पूछा हुआ। अगर आप क्वेश्चन लिंक देखते होंगे तो वहां भी पाते होंगे। देखिए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमारे पास 2 तरह के साधन है। समान रूप से अगर मैं कैटेगरी करें इसका तो 2 तरह के साधन होंगे। एक होंगे मेरा जीवाश्म ईंधन है, पहला है मेरा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन जो है हमारा, इसमें हम लोग देखें कि हम लोग के क्या उत्पादन क्षमता है। तो कोयला से देखिएगा, जीवाश्म ईंधन में पहला आता है कोयला, ठीक है। कोयला से हम लोग देखेंगे तो 56.8%, 56.8% विद्युत मेरा कोयला से उत्पादन हम लोग करते हैं। फिर लिग्नाइट को हम लोग अलग कैटेगरी में देखते हैं, कोयला के निम्न कोटि है। तो लिग्नाइट से एक बार इसको ऐसे देख लेंगे,
पूरा जीवाश्म ईंधन का ये डेटा आपके पास है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन से 56.8% का, ठीक है, उसका ही कैटेगरी अब हम लोग देखेंगे। इसमें पहला पार्ट है कोयला, ठीक है, जीवाश्म ईंधन 56.8%। जीवाश्म ईंधन में एक नंबर पे कोयला होगा जो 49% है, ठीक है, 49.1% हम लोग कोयला से उत्पादन करते हैं। दूसरा मेरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट से उत्पादन, इसमें देखेंगे 1.6% लिग्नाइट है, ठीक है। फिर तीसरा ईंधन का साधन है गैस, जीवाश्म ईंधन में तीसरा महत्वपूर्ण साधन गैस है, 6% है। तब एक तेल है मेरा, ठीक है, तेल से विद्युत उत्पादन बहुत कम है, 0.1%। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 56.8%। अब ये डेटा आपके पास है, ये 56.8 का डिविजन है, 1 2 3 4, ठीक ना। तो अगर पूरा जीवाश्म ईंधन पूछा, हम देखेंगे दोनों तरह के प्रश्न आए हैं बीपीएससी में, जीवाश्म ईंधन ने पूछा है और इन लोगों ने कोयला से भी विद्युत उत्पादन पूछा है कि कोयला से कितना पूरा होता है, तो 49.1% कोयला से पूरा होता है, ठीक है। ये जो जीवाश्म ईंधन जो मेरा है, इससे जो हम लोग ले रहे हैं विद्युत उत्पादन, इसी को हम लोग तापीय विद्युत भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, तापीय विद्युत। जब वो पूछता है तापीय विद्युत से, ठीक है, तब आप समझिएगा कि 56.8% तापीय विद्युत का मेरा उत्पादन है, ठीक है। अब क्लियर हो गया यहाँ पे जीवाश्म ईंधन से जो मेरा है 56.8, तो गैर जीवाश्म ईंधन जो आएगा, ठीक है, वो एक 41% के आसपास मेरा गैर जीवाश्म ईंधन से 41.4%। जब इसमें एक दूसरा कैटेगरी आप बना देंगे गैर जीवाश्म, मतलब नाम से स्पष्ट हो गया, ठीक ना, 41 जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वो, इससे जब उत्पादन देखेंगे तो 41.4% विद्युत हम लोग इससे उत्पादन करते हैं, ठीक है। देखिए अब गैर जीवाश्म ईंधन में क्या आएगा, ये फिर दूसरा महत्वपूर्ण जगह है। आपसे मुख्य परीक्षा में भी गैर जीवाश्म ईंधन लिखने के लिए प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें क्या क्या हम लोग शामिल करते हैं, ठीक ना, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जैसे अननवीकरणीय ऊर्जा एक पहला पार्ट है इसका, मतलब पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या दूसरे जो भी ऊर्जा है जिसको हम लोग फिर से रिजनरेट करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा से हम लोग कितना ऊर्जा लेते हैं यहाँ पे, इसमें आप देखिएगा 30.2% हम लोग का नवीकरणीय ऊर्जा है। गैर जीवाश्म का सबसे बड़ा एक इकाई हो गया, 30.2 क्या है, पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा, इस रूप में बांटेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो पवन ऊर्जा से 10.3 है। अभी सब आपके लिए प्रश्न अलग अलग पूछे गए हैं, किस ऊर्जा से कितना, ठीक है। सौर ऊर्जा 16.1, पवन ऊर्जा से 10.3, सौर ऊर्जा से 16.1, बायोमास से 2.5, बायोमास से 2.5% हम लोग को विद्युत मिलता है। वेस्ट टू एनर्जी, एक है वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, तो वेस्ट टू एनर्जी से, वेस्ट टू एनर्जी में हम लोग का है 0.1%, हाँ बहुत कम है। और एक लघु जल विद्युत जो इसी में आता है, ठीक है, लघु जल विद्युत, ध्यान रखिएगा लघु जल विद्युत आरानवीकरणीय ऊर्जा है मेरा, यहाँ पे हमारा है 1.2%, 1.2%। ये आपका जो फिगर निकल के आया, ये 30.2% का ये फिर डिवीजन है, नवीकरणीय ऊर्जा का डिवीजन, ठीक है। देखिए पीटी फैक्ट्स तो एक पूछता भी है, हम बहुत बार आप क्वेश्चन में पाएंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा में, ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होता है। अब वो ऑप्शन देता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, लघु जल विद्युत, ये चार ऑप्शन आपके पास रखता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको सौर ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, मुख्य परीक्षा में आपसे गैर जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा चला है, ठीक है, वो अलग से भी पूछता है और एक साथ ही पूछता है, या एनर्जी भी आपसे पूछेगा। इस बार भी आप देखेंगे 69वीं मेंस में भी देखेंगे, 68वीं का अभी जो मेंस हुआ उसमें भी आप देखेंगे कि एक प्रश्न 69वीं में भी लोगों ने पूछ रखा है यहाँ पर। तो यहाँ भी आपको ये डेटा याद रहेगा या इससे संबंध में समझे रहेंगे तो आप इसको डाल पाएंगे,
ठीक है। और फिर देखिए जल विद्युत, इसके अलावा एक बड़ा सोर्स हमारे यहाँ है जल विद्युत। यहाँ हम लोग लघु जल विद्युत देखें, जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इससे इतर है वो, ठीक है। हम लोग अलग से उसको देखते हैं जल विद्युत से 11.6%, 11.6% हम लोग जल विद्युत से लेते हैं। इतना हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बच गया, आपके जहन में जा रहा होगा क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी है। नाभिकीय ऊर्जा है 1.6%। अब नाभिकीय ऊर्जा से भी लगातार प्रश्न होते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा अभी 1.6% हमारे देश में जितना ईंधन उत्पादन है उसका 1.6% हम लोग नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो टोटल आप मेगावाट में जानेंगे, अगर नाभिकीय ऊर्जा का डेटा पूछने की संभावना होती है तो वो 7480 मेगावाट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप ऐसे जोड़ेंगे, जब नाभिकीय ऊर्जा को भी हम जोड़ दिए गैर जीवाश्म में तो कहाँ पहुंच गया वो 43% का डेटा पहुंच गया। आप देख रहे थे 56.8 यहाँ पे था ना, यहाँ 41.4 लिख रखे हैं। तो गैर जीवाश्म हम अलग से आपको बताए, और नाभिकीय ऊर्जा एक थर्ड पार्ट हम रखे उसका, ठीक है। हालांकि गैर जीवाश्म में कुल आपसे पूछेगा तो न्यूक्लियर एनर्जी भी गैर जीवाश्म ऊर्जा ही है, इसलिए आपको नाभिकीय ऊर्जा वाला 1.6% भी यहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है। अब देखेंगे 41, 42, 41% एनर्जी मेरा यहाँ पे निकल गया गैर जीवाश्म से। टोटल गैर जीवाश्म ईंधन में कितना निकला 43% टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये इतने प्रश्न आपसे हो सकते हैं। इसके बाद एक क्षेत्र में आपसे पूछ सकता है कि जो ईंधन उत्पादन हो रहा है हमारे देश में वो किस क्षेत्र में ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर प्राइवेट के क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है। ये देखिए केंद्रीय क्षेत्र से जो विद्युत उत्पादन है वो 24% है, केंद्रीय क्षेत्र में 24% है। राज्य में जो विद्युत उत्पादन है सभी राज्यों का अपना वो 25.3% है, और बाकी सभी निजी क्षेत्र में है, ठीक है। बाकी डेटा आया 50.7% का, 50.7 ये निजी क्षेत्र का है, ठीक है। देखिए बहुत सारे डेटा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीटी के पर्पज से भी और मेन के पर्पज से भी, इसलिए कि एनर्जी एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्य परीक्षा के लिए निश्चित रूप से है, ठीक है। तो अगर आप अभिरुचि नहीं रखेंगे, इसके डेटा को याद नहीं रखेंगे तो वहां पे फिर लिखने में आपको सुविधा होगा, इसलिए वहां के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और पीटी में भी ये लगातार पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एक दो बार देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपके जहन में रहेगा, ठीक ना। देखिए बार बार टकराएगा आपसे, जब भी आप जलवायु परिवर्तन पे कोई लेख पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, मैगजीन्स में कहीं पढ़ते हैं, कहीं चर्चा होती है। अभी कॉप हुआ भी है दुबई में, हम लोग इस क्लास में अगले क्लास में चर्चा भी करेंगे। वहां पे हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन में जो आप रोज पढ़ रहे हैं पेपर में कि इस साल गर्म हो गया, इस साल ठंडा कम पड़ा, गर्मी कम पड़ा, पानी कम हुआ, सब जलवायु परिवर्तन कारण से है। इसका मुख्य कारण क्या है, यही जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इसी पे कंट्रोल करने के लिए ही इतनी तरह की रणनीति बन रही है, कैसे पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा, कैसे टेम्परेचर रुकेगा मेरा बढ़ना। अब सबको पता है इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जीवाश्म ईंधन ही है, ठीक ना। हमने आपसे चर्चा केवल किया है कि आप समझ सके कि जीवाश्म ईंधन को हम लोग और कहाँ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए दूसरा आप हम लोग आएंगे, आगे बढ़े इस पे। देखिए एक आप पढ़ेंगे वो डिस्कार्ड रिटर्न, आयकर विभाग का है, ये इनकम टैक्स से संबंधित है। डिस्कार्ड रिटर्न की सुविधा देता है इनकम टैक्स, ठीक ना। एक नया चीज आयकर विभाग ने शुरू किया है डिस्कार्ड रिटर्न के नाम से। ये क्या है आयकर विभाग का, एक करदाता को बोल रहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे खारिज कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। पहले था कि आप आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए तो उसको आप संशोधन कर सकते थे, वापस नहीं ले सकते थे। लेकिन अब इसने एक नई व्यवस्था दी है करदाता को कि आयकर रिटर्न को दाखिल किए, अगर आपको लग रहा है त्रुटि है तो उसको आप खारिज कर सकते हैं या उसको वापस ले सकते हैं। केवल शर्त यह है कि जब तक उसको आप वेरीफाई ना कर दिए हो, सत्यापित ना कर दिए हो, जब तक कोई करदाता अपने आयकर रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया होगा, सत्यापित नहीं किया होगा, तो वो क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। ये जो व्यवस्था है यही डिस्कार्ड रिटर्न के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए
आगे आएंगे। एक फिर से आप देखेंगे आर्थिक गतिविधि में बहुत चर्चा में रहता है एक चीज हम लोग का है SIP। ठीक है, SIP जो कि इसके माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है, अब बहुत बड़ी मात्रा में निवेश हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश की का व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि निश्चित रकम आप निश्चित अंतराल पे जमा कर सकते हैं SIP में। ये व्यवस्थित निवेश योजना के जरिए आप म्यूचुअल फंड में भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम राशि थी, न्यूनतम राशि निवेश की, वो 500 रुपया थी। SIP में निवेश का न्यूनतम राशि कितना था? 500। यही प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, और अब इसको कम कर दिया गया कि और भी लोग कम पैसा लगाना चाहे तो छोटे लोग, मतलब जिनके पास कम बचत है, उसको ही मौका दे SIP में आने का। तो ये अब 250 रुपया कर दिया गया है कम करके। मतलब क्या प्रश्न है पीटी के लिए? सिंपल है कि वर्तमान में SIP में निवेश का न्यूनतम राशि कितना। ठीक है, तो SIP में निवेश के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? तो 250 रुपये कम करके की गई है। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में गोल्ड, सोना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पूरी वैश्विक व्यवस्था में आप देखेंगे उसको एक अच्छा माना गया है पूंजी या संपत्ति। ठीक ना, और समय समय पे भारत सरकार स्वर्ण बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड जारी करती है। ठीक है, तो स्वर्ण बॉन्ड अभी फिर से जारी किए गए थे, स्वर्ण बॉन्ड जो जारी किए गए। ठीक है, समय समय पर सरकार जारी करती है, स्वर्ण बॉन्ड के रूप में जारी की है, ताकि लोगों को अगर इसमें भी निवेश करना तो निवेश करे। ठीक है, तो अभी सरकार ने जो जारी किए थे स्वर्ण बॉन्ड 18 से 22 दिसंबर तक, ठीक है, ये बिक्री के लिए खुले थे। 18 से 22 दिसंबर आपका जो है 2023 तक ये बिक्री के लिए खुले थे। 18 से 22 दिसंबर के बीच में RBI ने स्वर्ण बॉन्ड ओपन किया था। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें RBI ने गोल्ड बॉन्ड का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो क्या रखा था? वो 1 ग्राम का 6,199 रुपया रखा गया था। इसमें आपसे प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, RBI ने जो अभी गोल्ड का जो बॉन्ड जारी किया उसका क्या मूल्य रखा गया? तो प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम का प्रति ग्राम 6,199 रुपया। ठीक है, आपको इतना ही समझना है कि 6,199 रुपया प्रति ग्राम के मूल्य थे इसमें। ठीक है, अब ऑनलाइन खरीदारी पे 50 रुपया का छूट था प्रति ग्राम, तो ऑनलाइन रेट क्या हो जाएगा? -50। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन इसको लेता है तो -50 था। ऑफलाइन अगर बैंक की शाखा में जाके लेता है वो फॉर्म भर करके, तो 6,199 रुपया इसका बॉन्ड का मूल्य था। ठीक है, ये छोटे एग्जाम तक तो यहाँ है। अब जैसे अब और आगे जाते हैं बीपीएससी, यूपीएससी में या किसी पीसीएस में, तो आपसे फिर दूसरा भी क्वेश्चन, 2-3 पूछता है, वो लंबा क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे पूछ ये सकता है कि एक बार में एक व्यक्ति 500 ग्राम तक क्रय कर सकता था। इसमें एक दूसरी बात रखी गई, किसी व्यक्ति को गोल्ड में निवेश करना है तो कहाँ तक कर सकता था? वो 500 ग्राम तक एक बार में निवेश कर सकता है। ठीक है, और एक वित्तीय वर्ष में कहा गया कि 1 साल में वो 4 केजी तक कर सकता है, कि 1 साल में 4 केजी तक गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है, एक बार में 500 ग्राम खरीद सकता है। 1 ग्राम का मूल्य 6,199 रुपया होगा। ठीक है, इसमें हम लोग कोई जो निवेश करता है उसको गोल्ड नहीं मिलता है, गोल्ड बॉन्ड का एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक ना, आप ये रखिए, और सरकार इसकी लॉक इन अवधि रखती है, कितने साल के बाद इसका वो भुगतान करेगी। तो लॉक इन अवधि इसकी 8 साल रखी गई। ठीक है, 8 वर्ष का ये अवधि था लॉक इन अवधि, इसका लॉक इन पीरियड जो है 8 साल का है। हालांकि 5 साल के बाद भी कोई आदमी चाहे तो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, अब इसमें सरकार क्या देगी? सरकार इसमें जो जो मेच्योरिटी होगा तो उसमें जो बॉन्ड होगा घोषणा करती है सरकार कितना पैसा हम देंगे। जैसे पिछले बार जब ये की थी, अब 17-18 का आसपास बॉन्ड जारी की थी, उसमें उसने 6,199 रुपया का मेच्योरिटी दिया है, इतने रुपए की दर से खरीदा है इसको। लेकिन तब तक आपको ये सालाना अभी भी इंटरेस्ट देगी, ऐसा नहीं कि बॉन्ड है तो इंटरेस्ट नहीं देगी, सालाना देगी। 2.5% ब्याज देती है 6 माह के आधार पर, 2.5% ये देती है ब्याज। ठीक है, जो प्रत्येक जो 6 महीने पे मिलता है, ये सालाना ब्याज है। 2.5% सालाना ब्याज मिलता है इस पे, लेकिन 6 महीने में ये तय होता है। ठीक है, ये था RBI का जो गोल्ड बॉन्ड जो RBI ने अभी जारी किया था, जो 18 से 22 दिसंबर को ओपन रहा।
इसके बारे में जानकारी। इसमें सभी चीज ध्यान रखिएगा। इसमें आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड कब से कब बिक्री की लोन था ये भी पूछता है आपसे, इसका प्रति ग्राम रेट भी पूछ सकता है, और ये चीजें भी आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ चीजें हम लोग आर्थिक व्यवस्था में देख रहे थे। अब हम लोग थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे चलेंगे, ठीक ना। आप सबको पता है कि हम लोग का एक यूनिट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी है, अपने भी अपने कॉपी में बना रखा होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे देखें क्या कुछ महत्वपूर्ण हम लोग के पास है देखने को। फिर दूसरे यूनिट पे समय रहेगा तो हम लोग वो भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लगता है इस सेशन में जो हम लोग शुरू किए हैं तो पहली बार ही चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत चर्चित है हमास इजराइल युद्ध, वर्तमान में भी जारी है, ठीक ना। हमास इजराइल युद्ध अब देख रहे हैं वर्तमान में भी चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण आपके पीटी के लिए, आपके मुख्य परीक्षा के लिए, और अगर इंटरव्यू बेस्ड किसी एग्जाम में जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है, ये सभी जगह के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है तो आपके अपनी जिज्ञासा के लिए, अपनी जानकारी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि आप इसको जाने। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जाने। देखिए क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। देखें पहला प्रश्न आपसे हो सकता है कि अभी हाल में हमास ने अचानक जो इजराइल पे आक्रमण किया, यह आक्रमण की घटना कितने तारीख को घटी। ठीक है, कितने तारीख को हमास के द्वारा इजराइल पर आक्रमण किया गया जिसके फलस्वरूप हम इजराइल हमास युद्ध भड़क गया। ठीक है, एक डेट आपसे पूछ सकता है। देखिए कुछ डेट आपको याद रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, इससे नहीं भागेंगे कि कितना डेट याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ, आप समझ सकते हैं, पूरा विश्व जिसमें इन्वॉल्व है, लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, 7 अक्टूबर को हुआ, 7 अक्टूबर 23 को हमास ने क्या किया, इजराइल के दक्षिणी इलाके पर आक्रमण कर दिया। आपने टीवी में देखा होगा एक बेड़ा, मतलब एक बाड़ बना रखा था इन लोगों ने बॉर्डर पे, इसको तोड़ते हुए भी बाद में हमास के लोग घुस गए, और हमास के जो लोग थे वो इजराइल के इलाके में घुसे और बड़ी संख्या में इजरायलियों को मारा गया। उस दिन लगभग 1200 के आसपास इजरायली मारे गए, और एक बड़ी संख्या में लोगों ने वहां से नागरिकों को पकड़ के अपने पास ले गए और युद्धबंदी भी बना लिया। ये घटनाक्रम था। इसको इन लोगों ने एक ऑपरेशन का नाम भी दिया, हमास वाले ने घटना अंजाम दिया है, एक ऑपरेशन का नाम दिया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, बहुत चर्चित है, आप खुद समझिए। कैसे आपसे एग्जाम हॉल में प्रश्न आते हैं और आपसे नहीं बनता, आप तब समझ पाएंगे जब देखेंगे कितने महत्वपूर्ण घटना में भी, जिसको पूरा विश्व देख रहा है, आप भी रोज सुन रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या आ सकते हैं ये नहीं दिमाग में जा रहा। प्रश्न आप पूछेगा क्या है, हमास ने इसके ऑपरेशन का नाम दिया, कहा ये मेरा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है। क्या नाम दिया इसको, अल अक्सा फ्लड, ठीक ना, अल अक्सा फ्लड का नाम दिया। ठीक है, अब है कि एक बात आपके पास में आ गया कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है। अगर आप नहीं सुन रखेंगे तब आप नहीं पहुंच पाइएगा कि हमास इजराइल युद्ध है। मतलब हमास का जो इजराइल पे अटैक हुआ उसको इन लोगों ने नाम दिया हम अल अक्सा फ्लड। ठीक है, इस घटना के बाद इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने भी हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी, हमास का नियंत्रण कहां पे है, गाजा पट्टी पे है ना। तो इसने क्या किया, गाजा पट्टी पे जवाबी हमला किया। ठीक है, तो जवाबी हमला किया तो इसने भी एक ऑपरेशन का नाम रख दिया। इसने कहा कि मेरा ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन है। ये गाजा पट्टी पे जो हमला हुआ, ये हमला कहां है, इजराइल पे अल अक्सा फ्लड, गाजा पट्टी पे हमला है, तो इसने भी रखा नाम ऑपरेशन स्वॉर्ड्स आयरन। ठीक है, ऑपरेशन स्वॉर्ड्स आयरन के नाम से उसने एक ऑपरेशन चला दिया। ठीक है, ये है SWORDS। ठीक है, ऑपरेशन स्वॉर्ड्स SWORDS है, ऑपरेशन स्वॉर्ड्स आयरन के नाम से एक ऑपरेशन इसने चलाया। ठीक है, इस ऑपरेशन में क्या किया, गाजा पट्टी पे हमला किया। इतनी जानकारी आपके पास आ गई पहले। अब
अब हम लोग देखें इसमें आगे का होना क्या है। एक जानकारी आपके पास है कि गाजा पट्टी, नाम आप सुन रहे हैं, बहुत सुना होगा पेपर में। ये क्या है भाई? तो गाजा पट्टी जो लैंड है, इसका पट्टी गाजा पट्टी नाम जो पड़ा है, इससे आप समझ रहे होंगे पट्टी की तरह इसकी संरचना है। ठीक है, ये 41 गुना 10 किलोमीटर है, 41 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। ठीक ना, गाजा पट्टी जिसपे हमास का नियंत्रण है। ये फिलिस्तीन का भाग है। फिलिस्तीन मेरा दो भाग में है। जो गाजा पट्टी का इलाका है उस पे फिलिस्तीन में हमास एक कट्टरपंथी सत्ता चला रहा है। वहां पे कट्टरपंथी संगठन मान के चलिए आप, उसका सत्ता है गाजा पट्टी के ऊपर, उसी का नियंत्रण रहता है। और ये गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। क्लियर हुआ? अब देखिए हम लोग सेकेंड आ रहे हैं आपसे, किसने क्या नाम रखा? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ठीक है, ये अल अक्सा क्या है? ऑपरेशन अल अक्सा। ठीक है, तो अल अक्सा एक मस्जिद है। ठीक है, जिसे मुस्लिम जगत में माना जाता है कि ये उनके मुस्लिम जगत की तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो अल अक्सा मस्जिद है। ये लोग अपना मक्का मदीना को पहला और दूसरा स्थल मानते हैं। तीसरा इन लोगों का मानना है कि अल अक्सा मस्जिद मेरा तीसरा पवित्र जगह है। मान्यता है कि यहाँ से जो मस्जिद बनी है, यहीं से इनके पैगंबर जन्नत के लिए प्रस्थान किए थे, मतलब उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। ठीक है, वहीं पर अल अक्सा मस्जिद बना हुआ है। ठीक है, और अल अक्सा मस्जिद के कैंपस में ही, ठीक है, एक डॉम ऑफ रॉक है। एक तो यह है, दूसरा क्या वहां पे है? डॉम ऑफ रॉक। ठीक है, दूसरी जो संरचना है उसका नाम है डॉम ऑफ रॉक। अब आप समझ गए कि ये जो हमास वाले लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन है, वो अल अक्सा फ्लड अभियान चलाया। उसका आरोप यह था इजराइल के ऊपर कि इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद जो है उसको अपवित्र करने का काम किया है। ठीक है, और इसके विरोध में, इसके कारण से इन लोगों ने क्या किया? इजराइल पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब समझेंगे कि अल अक्सा मस्जिद को इजराइल वाले भाई कैसे अपवित्र कर रहे हैं, क्या झगड़ा वहां पर। देखिए ये सब जो यरूशलेम में है, जहां पे ये स्थिति है अल अक्सा मस्जिद जहां पे है, वस्तुतः लगभग 35 एकड़ का लैंड है। वो 35 एकड़ के आसपास की भूमि का ज्यादा झगड़ा नहीं है। ज्यादा झगड़ा ये धार्मिक विश्वास मान्यता का है। अब यहूदी का मानना है, यहूदी, इजराइल कैसा है देश है? यहूदियों का देश है इजराइल। ठीक है, यहूदी का मानना है कि उनका टेम्पल माउंट यहाँ पर है। इनका मानना है कि टेम्पल माउंट है। ठीक ना, यहूदी लोगों का मानना है कि टेम्पल माउंट है। उनका है कि ईसा पूर्व, ईसा से पहले ही यहाँ पे यहूदियों ने क्या किया था? अपना एक मंदिर बनाया था, जो उनके पहली मंदिर है। टेम्पल माउंट के नाम से यहूदियों की पहली मंदिर यहाँ पे बनाई गई। ठीक है, जिसका बाद में विध्वंस कर दिया गया। फिर दोबारा वो मंदिर बना, फिर विध्वंस कर दिया गया। हम आपको पूरा डेट से इतिहास नहीं बता रहे, उतना जानना नहीं है, एक दिमाग में कंसेप्ट रहेगा आपके पास। विवाद के कारण पूछे जाएंगे तब आप बता पाएंगे। मुख्य परीक्षाएं विवाद पूछा पा जाएगा तब बता पाएंगे। अगर आप इंटरव्यू देने पहुंचे वहां पूछा जाएगा तब भी बता पाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? जब दूसरी बार वो मंदिर बना, उसको फिर से ध्वंस कर दिया गया। अब उसका एक पश्चिमी दीवार, पश्चिम को एक दीवार बचा हुआ है। एक दीवार है पश्चिम दिशा में, जो अल मक्सा मस्जिद की दीवार अब है पश्चिम के साइड में, जो उसकी दीवार है, इसको इन लोगों का बोलना है कि उसी मंदिर का दीवार है। जो टेम्पल माउंट बना था मेरा पहला मंदिर, उसी का पार्ट है ये पश्चिम की दीवार। क्लियर है? अब आप समझ गए विवाद के कारण। अल अक्सा मस्जिद है, वहीं पे ये लोग कह रहे हैं टेम्पल माउंट है। देखिए ये जो इलाका है यरूशलेम का, वो ईसाइयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ईसाई जहाँ पे अपना दावा करते हैं वो स्थान यहाँ से थोड़ी दूर है, इसलिए विवाद उनसे कम होता। उनका मानना है कि ईसा मसीह की कहानी आप जानते होंगे। अगर ईसा मसीह को एक बार फांसी दी गई और फिर उसके बाद पुनः वो जीवित हुए और ज्ञान दिए। ये घटना मानना है कि इसके बगल में ही घटी है, इसी स्थान पे घटी। ठीक है, तो तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, लेकिन जो विवाद मस्जिद के पार्ट में वो ये है, अल अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट आप समझ गए, एक ही कैंपस में, एक ही परिसर में। ठीक है, अब जब इजराइल ने आदेश बना 1948 में, आपसे ये भी प्रश्न है, आपको ये भी ध्यान कर रखना चाहिए।
इसराइल में देश के रूप में कब स्थिति में आ गया? 1948 में आ गया। ठीक है, फिलिस्तीन के इलाका में ये था, धीरे धीरे देश के रूप में 1948 में मान्यता लेकर आ गया। अल अक्सा के लिए विवाद होते रहा। इजराइल वालों ने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण करके इस इलाके को जीत लिया। ये जो पूरा 35 एकड़ का इलाका है, इजराइल के कब्जे में चला गया कब? 1967। 1967 में इन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद क्या किया, मस्जिद को छोड़ दिया। मस्जिद अपने पास नहीं रखा है। ये जो अल अक्सा मस्जिद है, ये कहाँ चला गया? इसको इन लोगों ने दे दिया जॉर्डन को। ये अल अक्सा मस्जिद के ऊपर जो व्यवस्था देखने का काम है, मैनेजमेंट देखने का काम है मस्जिद का, वो कौन देखता है? वो जॉर्डन देखता है। क्लियर है? ये भी आपसे प्रश्न है, जॉर्डन क्या देख रहा है? अल अक्सा मस्जिद का प्रबंधन देखता है। क्लियर? इजराइल क्या करता है? इजराइल वहां की सुरक्षा देखता है। कंट्रोल किसका है मस्जिद के इलाके में? इजराइल का है। सुरक्षा कौन देखेगा? इजराइल देखेगा। मस्जिद का प्रबंधन कौन करेगा? जॉर्डन करेगा। ठीक है, अभी यहाँ भी स्मूथ चल रहा है, ये जो समझौता हो गया 1967 में। ठीक, उसी में एक बात ये आई कि ये अल अक्सा मस्जिद में जो नमाज पढ़ना है या प्रार्थना होना है, जो आप बोलिए धार्मिक जो चीजें होनी है, वो मुस्लिम करेंगे। मुस्लिम समुदाय करता है। यहूदियों को बोला गया कि आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। आप पूजा प्रार्थना नहीं करेंगे, अंदर कुछ समय के लिए आप जा सकते हैं, कुछ घंटे तय किए गए। ठीक है, लेकिन यहूदी क्या करते हैं, जो दीवार, पश्चिमी दीवार है इनका, वेस्टर्न साइड में जो दीवार है, पश्चिम की जो दीवार है, उसको ये मानते हैं कि मंदिर का हिस्सा है, इसलिए दीवार के बाहर जमा होते हैं और वहीं से वो दीवार की पूजा करते हैं यहूदी। ठीक है, इसी में कुछ यहूदी क्या करते हैं कि अंदर भी चले जाते हैं। हालांकि उस पूरे इलाका में पहले भी आम यहूदियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, जब वो मंदिर था तब भी वो माना जाता था कि बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए विशेष लोगों को ही अनुमति थी। खैर, अभी ये लोग क्या करते हैं, पश्चिम दीवार में पूजा करते हैं। ठीक है, वही बहुत सारे यहूदी अंदर भी चले जाते हैं। आपको पता है कंट्रोल इजराइल का है। इधर हाल के दिनों में क्या हुआ कि इजरायली अधिकारी या उसके एक मंत्री भी मंदिर परिसर में गए। इनका बार बार मस्जिद परिसर के अंदर गए, परिसर में इनका जो विजिट है वहां पे ज्यादा होने लग गया। तो इस पे आपत्ति जताई थी मुस्लिम समुदाय वालों ने कि आप मंदिर परिसर में आपका आना जाना बढ़ गया है, आप अंदर अंदर भी पूजा करने लगे हैं, कि आपके लोग जाते हैं अंदर भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये मेरा जो समझौता है था अस्सी बात का, उसको तोड़ रहे हैं, मस्जिद को अपवित्र कर रहे हैं। ये आरोप या ये विवाद का कारण बना। क्लियर है? और इसी कटुता के कारण से, इसी विवाद के कारण से हमास ने क्या किया, अल अक्सा फ्लड के नाम से ऑपरेशन शुरू किया और इजरायली इलाके पे आक्रमण कर दिया 7 अक्टूबर 23। क्लियर? इजराइल ने क्या किया, उसका जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। उसका उसने नाम रखा ऑपरेशन स्वार्ड्स ऑफ आयरन। ठीक है, अब ये आग भड़की और आपको पता है गाजा पट्टी पे आज के दिन पे भी युद्ध चल रहा है। ठीक, ये पूरा घटनाक्रम हमने आपसे चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आप अगर लिख लेंगे या बार बार सुनेंगे तो दिमाग में रहेगी कहानी की तरह बातें कि क्या मूल समस्या है, क्यों लड़ा, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे एक दूसरे पे आता है, ये करंट अफेयर्स पे और बहुत सारी चीजें इससे जुटी हुई हैं। अब हम लोग देखें हुआ क्या 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 23 क्या हुआ, सुरक्षा परिषद में, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव आया। सुरक्षा परिषद में क्या प्रस्ताव आएगा? प्रस्ताव आया इस युद्ध में, जो युद्ध चल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव रखा गया सुरक्षा परिषद में। ठीक है, 8 दिसंबर को। आपको पता है सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित होने के लिए क्या अनिवार्य है? अनिवार्य यह है कि पांचों वीटो पावर वाले देश, जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है, वो क्या करें, वो कोई वीटो नहीं दे बल्कि सर्वसम्मति बने। किसको किसको वीटो शक्ति प्राप्त है आपके दिमाग में होगा? अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, चीन को और रूस को। ये 5 हमारे ऐसे कंट्री हैं जिसको वीटो शक्ति प्राप्त है। इस 5 में से कोई भी एक राष्ट्र अगर अपना मत नहीं देगा, मतलब विरोध करेगा, वीटो लगाएगा, तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। आपके लिए करंट में ही है कि 8 दिसंबर को सुरक्षा परिषद में क्या हुआ, युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाए गए, लेकिन इस पे अमेरिका ने वीटो किया। ठीक है, क्या प्रश्न आ गया, युद्ध विराम के प्रस्ताव पे किस देश ने वीटो लगा दिया? अमेरिका ने वीटो लगाया। फलता ये प्रस्ताव नहीं पारित होगा, अमेरिका का वीटो हो गया इस पे। ठीक है, देखिए
जबकि इसके पूर्व में ही जो यूएनओ के महासचिव हैं अभी वर्तमान में, उनका नाम है एंटोनियो गुतारेस। एंटोनियो गुतारेस महासचिव है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यूएनओ के महासचिव भी पूछे जाएंगे अभी आपसे, एंटोनियो गुतारेस का नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो एंटोनियो गुतारेस ने इसके पहले, इस प्रस्ताव के आने के पहले ही आह्वान किया था, ठीक है। इसको अनुच्छेद 99 में उनको एक शक्ति प्रदत्त है यूएनओ के अनुच्छेद 99 में, तो वो चाहे तो मानवीय संघर्ष और मानवीय विनाश से बचने के लिए उन्होंने सुरक्षा परिषद से अपील की थी। इसके बावजूद भी अमेरिका के द्वारा इस पे वीटो लगाया गया, ये कहते हुए अमेरिका ने अपना लॉजिक रखा कि अगर हम युद्ध विराम करेंगे तो हमास को और तैयारी करने का मौका मिलेगा, इसलिए उसने वीटो कर दिया, ठीक। जब ये वीटो किया तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके दिमाग में और चलने चाहिए। अभी आपने देखा होगा युद्ध विराम तो हुआ था वहां, ठीक है। तो ये आपसी समझौते से हुआ था, हमास और इजराइल में एक युद्ध विराम हुआ, इसको भी समझिएगा। अब इसमें क्या प्रश्न आ सकते हैं, युद्ध विराम तो हुआ, इसमें मध्यस्थता किसने की थी? कतर ने की थी। कतर के प्रयास से 4 दिन का युद्ध विराम हुआ था, ठीक है, जिसको बाद में और 3 दिन बढ़ाया गया, मतलब टोटल 7 दिन का युद्ध विराम हुआ, ठीक है। हमास और इजराइल के बीच में 24 से 30 नवंबर तक युद्ध विराम रहा, ठीक ना। ये कतर के मध्यस्थता से, सिंपल सा प्रश्न होगा, ठीक है। हमास इजराइल में बीच में जो युद्ध विराम अभी हुआ था, कतर के प्रयास से हुआ, 7 दिनों का युद्ध विराम था, और फिर से ये युद्ध में लग गए, युद्ध विराम खत्म हुआ, फिर से युद्ध में लग गए। एक प्रस्ताव में वीटो के बाद क्या हुआ, देखिए यहां तक तो प्रश्न मैंने आपसे रख दिया कि प्रश्न पीटी में यहीं तक समझिए। युद्ध विराम के प्रस्ताव में वीटो किस देश ने किया, ठीक है। और हमास इजराइल के बीच जो 7 दिन का युद्ध विराम हुआ, उसमें मध्यस्थता किसने की? कतर ने की, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर 13 दिसंबर को यूएनओ ने एक प्रस्ताव पारित किया, उसका नाम है गैर बाध्यकारी प्रस्ताव। यूएनओ मतलब सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। महासभा क्या प्रस्ताव पारित कर रही है? जो इसका नाम ही होगा गैर बाध्यकारी प्रस्ताव, मतलब बाध्यकारी नहीं है कि मानना ही होगा, नाम है गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया क्या कि तत्काल मानवीय दृष्टिकोण से युद्ध विराम होना चाहिए, कर लीजिए, और बिना शर्त युद्ध बंदियों को रिहा किया जाए। यह आह्वान किया महासभा ने, एक प्रस्ताव पारित किया इसके लिए, ठीक, 13 दिसंबर को। फिर आगे भी बढ़ेंगे तो 22 दिसंबर को फिर से एक प्रस्ताव रखा उन लोगों ने, यूएनओ ने फिर एक मांग रखी, इसमें फिर एक है कि मानवीय पहुंच की अनुमति दी जाए, मतलब मानवीय पहुंच जो गाजा के इलाके में जो इजराइल का आक्रमण हो रहा है, उसको खाने की, दवाइयों की सारी वहां पे क्या हो गई है, कमी हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं। तो आया कि मानवीय पहुंच की अनुमति दीजिए, और शत्रुता, जो दोनों के बीच शत्रुता है, इसको अस्थायी तौर से समाप्त किया जाए। इसका आह्वान फिर से उन्होंने कब किया? 22 दिसंबर को किया गया है, ठीक है। ये दोनों घटनाक्रम डेट से नहीं पूछेगा। हमने आपसे चर्चा किया कि महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या प्रयास किए। आप समझ रहे हैं कि ये जो प्रयास हैं, ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास है। जब मुख्य परीक्षा में आएगा यूएनओ की भूमिका या विश्व का भूमिका, विश्व का प्रयास, तब वहां पे आप इसको डाल पाएंगे कि वहां वीटो फेल करता है अमेरिका के कारण से। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पास जो शक्ति रहेगा वही कर पाएगा, वो ये कर रहा है। आप खुद समझ रहे हैं, इससे से संबंधित एक प्रश्न दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं जरूर चलेगा। यूएनओ में सुधार, ठीक है, कि कैसे यूएनओ प्रासंगिक हो सके या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अभी 2 युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन और हमास इजराइल, और हम लोग दोनों जगह देख रहे हैं कि यूएनओ युद्ध रोकने में विफल रहा है, कोई निर्णायक भूमिका में विफल रहा है। आप देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो एक प्रश्न आपसे ये भी बन रहा है, ये मुख्य परीक्षा के लिए, इससे संबंधित जो चीजें आएंगे अपने दिमाग में रखिएगा, जब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अभी आप इतना ये पीटी के लिए आपके लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दस मिनट और हम लोग रुकेंगे, ठीक ना। कम से कम आज जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम जो देखना है, ज्यादा नहीं है, 10 मिनट में हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। देखिए एक रिपोर्ट आया है, एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध निरोधक कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र का एक ऑफिस किस नाम से चलता है? संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध निरोधक कार्यालय, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी किया, ग्लोबल स्टडी ऑन
होमोसाइड पे, होमिसाइड, ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड, होमिसाइड रिपोर्ट है ये 2023 का, ठीक है। ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट आया है, इस शीर्षक से रिपोर्ट आया 2023, ठीक है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ड्रग्स और अपराध निरोधक कार्यालय का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मानव वध या जो हत्या हो रहा है उसका रिपोर्ट है ये, ठीक है। इसके कुछ बिंदु को देखेंगे, जैसे क्या रिपोर्ट आया 2021 में। इसने कहा कि 2021 में कितनी हत्याएं हो गई विश्व में। ये बोलता है कि 4.58 लाख, 4.58 लाख लोगों की हत्या की गई, ठीक है। पूरे विश्व में हम लोग देखें तो 4.58 लाख लोगों की हत्या की गई है। पिछले 2-3 साल से ये रेशियो 4.4 लाख का चल रहा था, 4.40 लाख के आसपास था। ये थोड़ा सा फिर उसमें और वृद्धि हुआ है और 4.58 लाख हत्या पिछले साल हुई, ठीक है। देखिए 2000 से 2021 में तक अगर हम लोग देखेंगे तो 95 लाख लोगों की हत्या हुई थी, ठीक है। इसमें फिर हम लोग आगे डेटा अगर देखें 2000 से 2021 तक में 95 लाख लोगों की क्या हो गई? हत्या हो गई। 3.5 लाख के आसपास लोग आतंकी घटने मारे गए और 15 लाख के आसपास लोग सशस्त्र जो संघर्ष होता है उसमें मारे गए, ठीक है। देखिए इतनी डेटा आपको नहीं ध्यान रखना, आप सिंपल समझिए। पहला बात हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं कि टोटल जो हत्या का डेटा है वो 4.58 लाख हत्या का डेटा निकल गया है। दूसरा उसमें आया कि संगठित अपराध से हत्या, या फिर जानेंगे कि इसमें जो हत्या हो रहा है उसमें संगठित अपराध से कितना हत्या हुआ, इसमें संगठित अपराध का कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी भागीदारी इनकी रही। तो संगठित अपराध से 22% हत्याएं हुई, ठीक है। और इस संगठित अपराध से जो हत्या होता है इसका 50% से ज्यादा हत्या अमेरिका में होता है, ठीक है। संगठित अपराध से होने वाली हत्याओं में सबसे अधिक कहां हत्या होती है? वो अमेरिका में होता है, ठीक है। संगठित अपराध का हत्या परसेंटेज 22% है, 4.58 लोगों की हत्या हो गई। अब इस हत्या के शिकार में मैक्सिमम शिकार पुरुष ही होते हैं, 81% हत्या पुरुषों की हुई, ठीक है। इसके बाद क्षेत्र वाइज इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो प्रत्येक 1 लाख पर हत्या का एक रिपोर्ट है, इसमें है कि कितना हत्या हो रहा है। तो अमेरिका में फिर देखिए 1 लाख पर 15% है। 1 लाख व्यक्ति का जनसंख्या है वहां की, तो 15 लोगों की उसमें हत्या हो रही है। एशिया में ये कम है, हमारे यहाँ एशिया में ये बहुत कम है, मात्र 2.3% है। एशिया में क्या है? 2.3% हत्या होता है। अफ्रीका में आएंगे, दूसरे स्थान पर अफ्रीका है जहां 12.7% हत्या होता है। 12.7% नहीं, परसेंटेज सुनिएगा तो कंफ्यूज कर जाएगा। 12.7 कहां पे आएगा? 1 लाख में 12.7, ये 1 लाख में 2.3, ठीक है। 1 लाख संख्या पर ये डेटा है, 100 पे नहीं है, ठीक है। 1 लाख में 15, इसलिए इसको परसेंटेज में लिखना गलत होगा, ठीक है। देखिए ये हत्याएं हो रही हैं। हम लोग संख्या के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा सबसे अधिक हत्या कहाँ हुआ तो अफ्रीका है, लेकिन लाख जनसंख्या के दृष्टिकोण से अमेरिका है, ठीक है। और संख्या हम लोग सिर्फ देखना चाहेंगे तो 12.7 1 लाख में हुआ है, लेकिन टोटल हत्या 1.76 लाख हत्या सिर्फ अफ्रीका में हुआ। 1.76 लाख लोगों की हत्या हो गई, कहाँ पे? अफ्रीका में। ये होमोसाइड रिपोर्ट है हमारा, कहाँ का? यूएनओ का, एक तरह से यूएनओ का जो ड्रग्स और अपराध निरोधक कार्यालय वहां का है। भारत के संबंध में भी थोड़ी सी बातें इसमें है, हम लोग भारत का परिप्रेक्ष्य भी देखें कि भारत की क्या स्थिति। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है रिपोर्ट में, ठीक है, लेकिन भारत में जो हत्याएं हो रही हैं उसमें हमको देखना है कि 16.8% हत्या, 16.8% हत्या। इसका कारण दो रहा, संपत्ति विवाद या पानी का विवाद, ठीक है। क्या रहा? संपत्ति विवाद या फिर पानी का विवाद। अब आपके लिए एक नया चीज निकल के आया सुनने के लिए, हमको और आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, ठीक है। संपत्ति विवाद तो समझ में आ रहा है, संपत्ति विवाद, भूमि विवाद 60.8, लेकिन इसमें एक चीज हम जोड़ रहे हैं, पानी विवाद। अब विश्व में पानी के लिए भी हत्याएं हो रही हैं, ठीक है। उसमें हमारे भारत में भी हत्याएं हुई। पानी के लिए भारत में हत्या के जो है 300 मामले सामने आए। 0.5% हत्या भारत में पानी भरने, पानी लेने के कारण से हुआ, ठीक है।
हम यहाँ तक आपसे चर्चा कर दिया, अब आप खुद से समझिएगा। जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पे, जल संरक्षण जैसे विषय पे जब आप निबंध लिख रहे हो तब भी आपके पास एक सोर्स है, आपके पास क्या एक इंफॉर्मेशन है कि अब पानी के लिए हत्या पूरे विश्व में शुरू हो गया, उसमें भारत भी अछूता नहीं है। पानी जैसे मुद्दे पे भारत में भी 300 हत्याएं 2021 में हो गई, जो 0.5% है। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स में जो भी चीजें पढ़ रही हैं, जो सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं, सभी चीजों को पढ़ने के क्रम में आपको दिमाग में लगाते चलना है, हम लोग को सोचते चलना है, एक विचार बनाना है कि कहाँ करंट अफेयर्स के मुख्य परीक्षा में और कहाँ निबंध में हम लोग के पास ये चीजें निकल के सामने आएंगी और हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये भारत के संबंध में इतनी बातें थी, अब आगे और बढ़े। अमेरिका के से संबंधित ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं। अमेरिका में हेट क्राइम, दूसरा क्या है, अमेरिका में हेट क्राइम, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अमेरिका की घटना है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम, भारतीयों के खिलाफ जो नफरत है, वो जो भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की जांच के लिए अमेरिका ने 12 राज्यों में विशेष आयोग बनाया है। हेट क्राइम की अगर कोई घटना घटती है उसके लिए जांच के लिए अमेरिका ने अपने 12 राज्य में एक विशेष आयोग बनाया। अब जानिए विशेष आयोग का, या अमेरिका के लोग जो दूसरे देशों के प्रति कभी कभी जो वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है या अन्याय होता है, उसके लिए एक विशेष आयोग की मांग बहुत दिनों से करते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के लिए नहीं बना। पहली बार अमेरिका में ऐसा कोई आयोग बनाया गया है जो भारत से संबंधित है। अभी दूसरे देशों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार के लिए कोई आयोग वहां नहीं गठित है, लेकिन भारत के लिए काम किया गया है और अमेरिका ने अपने 12 राज्यों में विशेष आयोग का गठन, विशेष आयोग बनाया है जो भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की जांच करेगा। ठीक है, अब अमेरिका में जो भारतीय हैं, लगभग 50 लाख इंडियंस रहते हैं अमेरिका में, उसमें से इन 12 राज्यों में जहां ऐसे आयोग बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कम से कम 30 लाख इंडियंस रहते हैं, मतलब 30 लाख भारतीय कम से कम कवर होंगे। तो उनके पास मौका होगा तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो विशेष आयोग में अपनी बात रख सके और विशेष आयोग इसको भारतीय की सुरक्षा और सांस्कृतिक हितों का ध्यान में रखेगी, ये उसका उद्देश्य है। तो जो विशेष आयोग बनाया गया वो क्या करेगी, भारतीयों की रक्षा और भारतीयों की सांस्कृतिक हितों को ध्यान में रखने का प्रयास करेगी। इसी आयोग को एक काम और सौंपा गया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या सौंपा गया, इसको बोला गया कि आप अमेरिका में हिंदी, बंगला, गुजराती और तमिल, हिंदी, बंगला, गुजराती और तमिल, ये 4 भाषा, ठीक है, इन 4 भाषाओं को के पाठ्यक्रम को स्कूल में पढ़ाने का व्यवस्था करेगा। ये जो विशेष आयोग बन रहा है 12 राज्यों में, ये भारत की 4 भाषाओं हिंदी, गुजराती, बंगला और तमिल के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा। तो इन 4 भाषाओं की पढ़ाई की भी बात इस विशेष आयोग को अधिकार दिया गया वहां व्यवस्था करवाने का। क्लियर है, आपसे भाषा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अमेरिका में किन भाषाओं के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है या की गई है, तो आप समझेंगे हिंदी, गुजराती, बंगला और तमिल। ठीक है, ठीक। अमेरिका के महत्वपूर्ण राज्यों जैसे न्यूयॉर्क में, मिशिगन में, कैलिफोर्निया में आदि राज्यों में व्यवस्था लागू की जा रही है। सभी राज्य का नाम आपसे नहीं पूछेगा, आप 12 राज्य समझिए और 4 भाषा समझिए और ये समझिए कि हेट क्राइम के लिए विशेष आयोग अमेरिका के 12 राज्यों में बनाए गए। ठीक है, भाई नेक्स्ट अमेरिका से ही हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन है। आपको पता अमेरिका के राष्ट्रपति जे बाइडेन जो है ना, इन पे क्या है ना, जो बाइडेन पे महाभियोग चलाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। ठीक है, जे बाइडेन के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। महाभियोग प्रस्ताव, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई निचले सदन के द्वारा। निचला सदन जो उसका प्रतिनिधि सभा है, उसने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू करने की मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव क्यों आया, ये प्रस्ताव आया है उनके बेटे हंटर बाइडेन की विवादास्पद और विदेशी लेन देन के संबंधित मामले के लिए। चर्चा में था, आरोप है उसके बेटे के द्वारा विदेशी लेन देन के आधार पर जो विवादास्पद है उसका विदेशी लेन देन
उसके आधार पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ। उसकी जांच को, महाभियोग प्रस्ताव का जांच शुरू होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में एक है, अभी हाल में ओमान, छोटा कंट्री है, ओमान के सुल्तान भारत आए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, क्या नाम है इनका? हैथम बिन तारिक। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत आए। पता है, सुल्तान आएंगे तो यहाँ भी अपने समकक्ष प्रधानमंत्री से बात होगी, उनके माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और 10 प्रमुख क्षेत्रों में 16 दिसंबर को ये भारत आए थे, 16 दिसंबर 23 को भारत आए और 10 प्रमुख क्षेत्रों में ओमान के साथ समझौते के लिए भारत ने सहमति जताई है। जो मुख्य रूप से क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र पे सहयोग, कनेक्टिविटी है, हरित ऊर्जा है, अंतरिक्ष है, डिजिटल भुगतान है, इन क्षेत्रों में, या पर्यटन, इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पे सहमति हुई है। सिंपल समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन हम लोग के लिए यही है कि ओमान के सुल्तान आए थे, तो वो होगा तो नाम पूछेगा भी हाल के दिनों में किस देश के सुल्तान यहाँ पे आए, तो ओमान के सुल्तान आए, क्या नाम है भाई? तो हैथम बिन तारिक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ इनका एक समझौता हुआ, जिसके बाद इन लोगों ने 10 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए परस्पर द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति जताई, जिसमें अंतरिक्ष, पर्यटन, ठीक है, समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा आदि, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष आदि शामिल है। ठीक, चलिए इतना आज के घटनाक्रम में था। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के क्लास को। कल नहीं तो परसों फिर हम लोग मिलेंगे, कल भी संभावना रखेंगे या परसों करेंगे। वीक में इसको 2 दिन ही रहेगा, लेकिन अभी हम 3-4 दिन पढ़ा के आपको थोड़ा सा जनवरी मंथ में ले आए। उसके बाद से वीक में 2 दिन करंट अफेयर्स साथ में 1 घंटा आप लोग देंगे। आप ऑनलाइन भी देंगे, यूट्यूब में वीडियो हम लोग इसको अपलोड कर ही रहे हैं, वहां देखेंगे। इसको 1-2 बार सुनिएगा जरूर, राइट डाउन कर लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा और एक साथ पूरी अवधारणा बनाने में आपका निश्चित रूप से आपको मदद करेगा। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास होगा आपके साथ कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए आप जाएं तो आपको निराश नहीं होना पड़े। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।